नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। इजराइल हमास युद्ध को 11 दिन हो चुके हैं। जंग में लगातार मरने वालों का आंकड़ा जो है वो बढ़ता जा रहा है। इजराइल में 1400 से ज्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। गाजा में 2750 के पार पहुंच चुका है मौत का आंकड़ा। दोनों तरफ से भीषण बमबारी जारी है और ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल जाएंगे, यानी जंग के मैदान, युद्ध के मैदान जा रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर। बदल सकता है हमास इजराइल जंग का रुख। जंग के दौरान इजराइल का दौरा करेंगे बाइडेन। इजराइल के पीएम से मुलाकात करेंगे जो बाइडेन। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने इस बात की जानकारी दी है। इजराइल और हमास के बीच जंग चल रही है और ऐसे में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल जाएंगे। वहीं इजराइल और फिलिस्तीन जंग में ईरान का बड़ा बयान आया है। हमास बंधकों को छोड़ देगा। ईरानी विदेश मंत्री की ओर से कहा गया और कहा कि इजराइल अगर हवाई हमले बंद कर दे तो जो बंधक है उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। देर रात भी हमास ने इजराइल पर देखिए रॉकेट दागे हैं। इजरायली आयरन डोम ने रॉकेटों को नष्ट कर दिया है। इजराइल और फिलिस्तीन जंग के बीच ईरान का यह बड़ा बयान सामने आया है। ईरान के विदेश मंत्री के बयान के मुताबिक हमास बंधकों को छोड़ देगा अगर इजराइल हवाई हमले बंद कर दे। तो लेकिन ये सब कुछ क्यों हो रहा है और कैसे ये सब जो चल रहा है इसे रोका जाएगा? क्या कहती है ये सिचुएशन जो इस वक्त बनी हुई है? इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे क्योंकि इजराइल और हमास की जंग के बीच बेहद अहम हो जाता है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का इजराइल दौरा, जो कि इजराइल पहुंच रहे हैं कल। ऐसे में क्या है ये सिचुएशन और अमेरिका के राष्ट्रपति का इजराइल पहुंचना आखिर क्या दर्शाता है? चर्चा करते हैं। हमारे साथ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल जे.एस. सोढी जी जुड़े हैं और साथ में मिनी स्टूडियो से हमारे साथ रामेश नकवी भी जुड़े हुए हैं। मैं आपके पास आना चाहूंगी सोढी साहब। सबसे पहले, एक तरफ इजराइल जहां पर युद्ध हो रहा है, वहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन कल पहुंच रहे हैं। क्या मायने रखता है ये दौरा? जय हिंद चारू जी। ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल में हूं और रमेश जी के साथ हूं। ये जो इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध है, इसका आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं दो बातें कहना चाहूंगा। सबसे पहला, जो 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल में किया वो खतरनाक और खौफनाक था और इजराइल का पूरा हक है उसका वापसी जवाब देने का। दूसरी बात चारू जी, ये जो इजराइल फिलिस्तीनी मुद्दा है ये धार्मिक मुद्दा नहीं है, ये राजनीतिक मुद्दा है जिसके बीज 19वीं शताब्दी में बोए गए थे। अभी मैं आपके प्रश्न में आना चाहूंगा। जो बाइडेन का इजराइल का और मिडिल ईस्ट का दौरा जो कल शुरू होने वाला है, कल वो इजराइल जाएंगे और परसों जॉर्डन जाएंगे जहां पे वो बाकी मिडिल ईस्ट के इस्लामिक देशों के प्रतिनिधियों से मिलेंगे। एक बात साफ संकेत दे रहा है कि अमेरिका इस युद्ध को मल्टीनेशन युद्ध में नहीं बदलना चाहता है, क्योंकि इसके दो मुख्य कारण है। पहला कारण यह है कि अमेरिका का जो 2011 से पहले मिडिल ईस्ट पे दबदबा था वो अब बिल्कुल ना के बराबर हो चुका है। दूसरी बात, जो दशकों पहले इजराइल ने कई इस्लामिक देशों को 2-3 युद्ध में हराया था, आज परिस्थितियां बदल चुकी हैं, क्योंकि वही इस्लामिक देश तब आर्थिक और सैनिक तरीके से कमजोर थे, आज वो आर्थिक और सैनिक तरीके से तो मजबूत है ही है। ईरान 2 हफ्ते दूर परमाणु बम बनाने से, और ये सारी बात साफ जाहिर करती है कि अमेरिका किसी हाल में नहीं चाहता कि ये युद्ध इन 2 देशों के अलावा तीसरा देश इसमें इन्वॉल्व हो।
मैं एक चीज और आपसे समझना चाहूंगी सोधी साहब कि अगर हम देखें तो ईरान एक तरफ ये भी कह रहा है कि अगर गाजा पर अटैक हुआ तो बड़ा प्रतिरोध इसका लिया जाएगा। ये क्या है, मतलब क्या ये ईरान को, क्या ये इजराइल को भड़काने की एक कोशिश है कि इजराइल जो है वो भड़के और कुछ ऐसा कर दे? क्योंकि इजराइल देखिए 24 घंटे का अल्टीमेटम दे चुका है जो कि खत्म हो चुका है और इस बीच 10 लाख लोग जो है वहां से विस्थापित हो चुके हैं। लेकिन ईरान का बार बार ये कहना कि अगर इजराइल ने गाजा पर अटैक किया तो कुछ बड़ा कर देंगे, ये क्या दिखलाता है ये सब? चारू जी, इस बयान से ईरान के विदेश मंत्री ने इजराइल को एक संदेश भेजा है कि इजराइल ने अगर जमीनी हमला गाजा में किया तो उसके ऊपर और मोर्चे खुल जाएंगे, जिसका एक ट्रेलर ऑलरेडी पिछले कुछ दिनों से इजराइल देख रहा है कि पूर्वी इजराइल में हिजबुल्लाह ने कई बारी वहां पे उनपे फायरिंग की है। 4 दिन पहले उनका एक आर्मर्ड टैंक उन्होंने नष्ट कर दिया। कल सुबह उन्होंने इजरायली सेना का एक सीनियर ऑफिसर, एक ब्रिगेडियर जनरल को मार गिराया। तो आने वाले वक्त में इजराइल के ऊपर कई फ्रंट से लड़ाई खुल सकती है। दूसरी बात, जॉर्डन भी तैयार है लड़ने के लिए अगर उसे ईरान इशारा देता है। सीरिया भी, गोलन हाइट्स जो इजराइल के कब्जे में, उसे भी वो वापस लेना चाहता है। यानी कि अगर हम इजराइल का नक्शा देखें तो उसके पश्चिमी तरफ पे समुद्र है, लेकिन बाकी तीनों तरफ, पूर्वी, उत्तर और दक्षिण तरफ उसके दुश्मन देश बैठे हैं। और अब क्योंकि ईरान, सऊदी अरेबिया, रूस और चीन का पूरा समर्थन है, ये लड़ाई इतनी आसानी होगी इजराइल के लिए जो कि कुछ दशक पहले थी। हमारे साथ हमारे सहयोगी रामेश भी बने हुए हैं मिनी स्टूडियो से। रामेश, अगर हम मैप की बात कर लें तो मैप पर अगर आप हमें एक बार समझा पाएं कि क्योंकि पूरा मामला जो है वो बढ़ता जा रहा है, युद्ध को 11 दिन हो चुके हैं, खत्म नहीं हो रहा है युद्ध। इस बीच हम देख रहे हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी जा रहे हैं इजराइल का। मैप के जरिए आप हमें क्या जानकारी दे पाएंगे? देखिए चारुल, मैं सबसे पहली बात तो ये बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से सोडी साहब भी कह रहे हैं कि अमेरिका का जो अमेरिकी राष्ट्रपति जो दौरा कर रहे हैं इजराइल का, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा दौरा है। क्योंकि देखा जाए तो दो वर्ल्ड पावर्स हैं, एक अमेरिका, एक तरफ अमेरिका है और दूसरी तरफ रशिया है। तो रशिया का भी पिछले दिनों बयान आया था कि इस युद्ध को किसी न किसी तरीके से शांतिपूर्वक तरीके से इसको ख़त्म किया जाए। वहीं अब अमेरिका के खेमे में ये बेचैनी है कि अगर ये युद्ध रशिया की तरफ से ख़त्म किया जाता है तो कहीं ना कहीं जो पैठ है वो अमेरिका की कम हो जाएगी और रशिया जो है इसको एक्वायर कर सकता है। क्योंकि देखा जाए तो रशिया के पारंपरिक रिश्ते रहे हैं इजराइल से भी और फ़लस्तीन से भी। तो अगर ये युद्ध रशिया के थ्रू शांतिपूर्वक तरीके से ख़त्म किया जाता है तो ये रशिया की एक बहुत बड़ी सफलता होगी। दूसरी तरफ अगर ये देखा जाए कि जैसे रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, जिसमें नेटो देश भी और अमेरिकन आर्मी भी वहाँ पर शामिल है जो कि यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं रूस इसका फ़ायदा भी उठा सकता है कि अगर सेना नहीं वहाँ पे दी जाती, यूक्रेन की तरफ मदद नहीं मिलती, तो कहीं ना कहीं रशिया जो है वो अटैक करने के लिए तैयार रहेगा। तो कहीं ना कहीं अमेरिका की ये बेचैनी जायज़ भी है और इस सिलसिले में बाइडेन जो है वो इजराइल का दौरा कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात चारुल, मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से दोनों देशों में जंग जो है वो आज जंग का 11वां दिन है, तो इस वजह से अगर आप मैप के जरिए हमें सिचुएशन जो है वो समझा पाएं। जी, मैं उसी पे आ रहा था। जिस तरीके से देखा जाए दोनों देशों में जंग जारी है तो दोनों देशों की इकोनॉमिक कंडीशन पे बहुत बुरा असर पड़ा है। मैं मैप के थ्रू बताना चाहूँगा। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये इजराइल का मैप है, तो इजराइल जो है वो कहाँ कहाँ अपनी चीज़ें एक्सपोर्ट करता है, निर्यात करता है। तो सबसे पहले अमेरिका सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है इजराइल की चीज़ों का। दूसरा चीन है, तीसरा ब्रिटेन है, भारत भी है, क्योंकि भारत में देखा जाए तो जितने भी डिफेंस की चीज़ें हैं वो ज़्यादातर और टेक्नोलॉजी जो है वो इजराइल से आती है, और आयरलैंड। ये तीनों देशों में, चारों देशों में इजराइल निर्यात करता है। दूसरा अगर मैं बताऊं तो क्या क्या निर्यात होता है, कटे हुए हीरे इजराइल निर्यात करता है, हाई टेक्निक इक्विपमेंट्स इजराइल निर्यात करता है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स जो है वो भी इजराइल जो है वो एक्सपोर्ट करता है, मोती और कीमती पत्थर इजराइल की तरफ से एक्सपोर्ट किए जाते हैं, और ऑटोमेटिक डीजल जो है वो भी एक्सपोर्ट किया जाता है, केमिकल मिनरल प्रोडक्ट्स भी एक्सपोर्ट किए जाते हैं, मशीनरी भी एक्सपोर्ट की जाती है, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स भी एक्सपोर्ट किए जाते हैं। और अगर आगे बात की जाए फ़लस्तीन की, तो फ़लस्तीन क्या क्या चीज़ एक्सपोर्ट करता है ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन दोनों के ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे असर पड़ रहा है, जिससे दोनों देशों की जीडीपी पे असर देखने को मिल रहा है। तो फ़लस्तीन जो है वो खजूरें करता है एक्सपोर्ट, जैतून का तेल जो वर्जिन ऑलिव ऑयल है वो एक्सपोर्ट किया जाता है, बेस मटेरियल्स एक्सपोर्ट करता है, बिल्डिंग स्टोन्स एक्सपोर्ट करता है, प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करता है, फर्नीचर सबसे बड़ी मात्रा में फ़लस्तीन की तरफ से एक्सपोर्ट किया जाता है। और सबसे बड़ी बात ये, जो फर्नीचर है ये इजराइल भी फ़लस्तीन से लेता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो दोनों देशों की इकोनॉमी पे बुरा असर पड़ रहा है जिस तरीके से ये जंग के हालात हैं।
तीसरा अगर मैं मैप देखूं, देखिए असर पड़ रहा है। मैं सोढ़ी साहब आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि देखिए रामेश ने जिस तरह से बताया कि बहुत बड़ा असर जो है इसका पड़ रहा है, लेकिन अगर हम इस युद्ध की बात करें तो मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, क्योंकि देखिए ईरान का आपने जिक्र किया, ईरान किस तरह से बाहर से बैठकर एक कहा जा सकता है कि गेम को पूरी तरह से मैनिपुलेट कर रहा है। ईरान हो, इजिप्ट हो, जॉर्डन हो, सऊदी हो, इन सबके पास जमीन की तो कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी किसी भी देश ने सामने से आकर नहीं कहा है कि जिन लोगों को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया गाजा वालों को, वो लोग हमारे देश में आ सकते हैं। कैंप्स तक की सिफारिश नहीं की जा रही है। तो क्या यह नहीं लगता है कि दोहरा चरित्र जो है वो इन देशों का निकलकर सामने आ रहा है गाजा के प्रति? चारू जी, इस बारी जो ये इस्लामिक देश हैं उनको पता है कि एडवांटेज उनके पास है, तो जो अपर हैंड है वो उनका है, क्योंकि अब जो ये इस्लामिक देश हैं ये सैनिक आर्थिक तरीके से तो पूरी तरह मजबूत हो रखे हैं दशकों पहले के बनस्पत। इन सबसे बड़ी चीज है कि इनको चीन और रूस का पूरा समर्थन है। तो जब इन छोटे देशों को दो महाशक्तियों का समर्थन है तो उनके अंदर एक नया कॉन्फिडेंस आ गया है, और यही कारण है कि चाहे जॉर्डन हो चाहे मिस्र हो, इन्होंने साफ बोला है कि कोई भी फिलिस्तीनी नॉर्दर्न गाजा नहीं खाली करेगा, क्योंकि उन्हें पता है ये एक मौका है जो अगर पूरी तरह से लड़ाई हो गई इजराइल के लिए बहुत दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। और इसका मैं छोटा ट्रेलर आपको देना चाहूंगा। 7 अक्टूबर सवेरे 6:30 बजे जब हमस ने हमला किया, 20 मिनट के लिए इजरायली डिफेंस फोर्सेस की पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को जैम कर दिया गया, और इन 20 मिनट के अंदर 5000 रॉकेट दागे गए और 1000 हमस का आतंकवादी इजराइल में घुसा, जहां उसने कत्लेआम किया। 20 मिनट के लिए इजरायली डिफेंस फोर्सेस को पता भी नहीं चला कि हमस के आतंकवादी उनके देश के अंदर 15 मील तक अंदर आ गए हैं। और ये सारी चीज हमस अकेले नहीं कर सकता था, क्योंकि हमस के पास जो आतंकवादी वो इतने पढ़े लिखे नहीं है। इसके पीछे चीन का पूरा हाथ है, क्योंकि 2014 में चीन की सेना पीएलए ने अपनी मिलिट्री डॉक्ट्रिन निकाली थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि चीन की सेना दुनिया के किसी देश के साथ सारे 6 डोमेन में लड़ने के लिए पूरी तरह सक्षम है। वो 6 डोमेन है जमीन, हवा, समुंदर, साइबर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और स्पेस। तो ये एक ट्रेलर हमने देखा जो चीन ने पूरा पीछे से सपोर्ट किया था। अगर ये जंग खत्म नहीं होती है या ये एस्केलेट हो जाती है, आगे आने वाले समय में और तबाही होगी और खून की नदियां बहेंगी। और इस बात की पूरी जानकारी ये सारे इस्लामिक देशों को है, तभी वो कोई भी फिलिस्तीन को अपने देश के अंदर नहीं आने दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है ये जो मौका है ये गेम चेंजर हो सकता है। मैं एक चीज और समझना चाहूंगी, हमस का आखिर इरादा क्या है सोढ़ी साहब? क्या ये दहशत फैलाना चाहते हैं, जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं? फिलिस्तीनियों के हितैषी तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि फिलिस्तीनियों ने इन्हें अपना कहा जा सकता है लीडर घोषित नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद आतंकी संगठन है और पूरी तरह से युद्ध लड़ रहा है। या फिर आतंक का पर्याय किस तरह से हमस बन चुका है, दुनिया भर में ये संदेश देना चाहता है? चारू जी, आपका सवाल का जवाब देने के लिए मेरे को थोड़ा इतिहास में जाना पड़ेगा। ये जो फिलिस्तीन और इजराइल की लड़ाई है, ये 19वीं शताब्दी में इसके बीज बोए गए थे। जब पहला विश्व युद्ध हो रहा था 1914 से 1918 में, तब ये सारा इलाका ऑटोमैन एम्पायर के नीचे आता था, और इंग्लैंड ने बोला, जहां पे ये जो अरब्स रह रहे थे इस इलाके में, उन्होंने बोला कि अगर तुम ऑटोमैन एम्पायर के खिलाफ बगावत करते हो तो हम ये विश्व युद्ध खत्म होने के बाद तुम्हें ये पूरी धरती तुम्हें दे देंगे। तो वहां के जो बसे हुए अरब थे या मुसलमान थे, उन्होंने ब्रिटेन का पूरा साथ दिया। उन्होंने ऑटोमैन एम्पायर जो कि टर्की का था उसके अगेंस्ट बगावत की, जिसकी वजह से टर्की को ये एरिया पूरा खाली करना पड़ा। अब इंग्लैंड लालची हो गया। जब पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ, वो अपने वायदे से मुकर गया। उसने और फ्रांस ने मिलकर इस पूरे इलाके को 2 भागों में बांट दिया। कुछ ब्रिटिश मैंडेट में था, कुछ फ्रांस के मैंडेट में था। जब अरब्स को पता चला उनके साथ धोखा हुआ है, तो वहां पे लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ तो 29 नवंबर 1947 को संयुक्त राष्ट्र ने 2 नेशन पार्टीशन प्लान की घोषणा की, जिसके तहत उन्होंने बोला कि ये जो इजराइल का इलाका है, कुछ इलाका यहूदियों के पास जाएगा, कुछ इलाका मुसलमानों के पास जाएगा, जिसे पैलेस्टाइन कहा जाएगा। लेकिन जब ये पार्टीशन प्लान पास हुआ तो उसमें एक खामी ये थी कि उन्होंने, संयुक्त राष्ट्र ने 62% धरती
इजराइल को दी, यहूदियों को दी और 38% जमीन फिलिस्तीनियों को दी, जबकि फिलिस्तीनियों की जनसंख्या इस इलाके में 2/3 थी। फिलिस्तीनियों ने इसका विरोध किया और कहा कि हमें जमीन हमारी आबादी के मुताबिक दीजिए, लेकिन क्योंकि अमेरिका और इंग्लैंड का दबदबा था तब संयुक्त राष्ट्र पे उन्होंने ऐसा होने नहीं दिया, जिसका नतीजा ये हुआ अगले दिन 30 नवंबर 1947 को इस इलाके में गृह युद्ध हो गया। अगले साल 14 मई 1948 को जिस दिन ब्रिटिश का शासन इस इलाके में खत्म होना था, उसी दिन इजराइल ने अपने आप आजादी की घोषणा कर दी और तब से लेके आज तक ये जो वहां पे समस्या, ये समस्या में कई युद्ध देखे हैं, कई कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, हजारों लोग मरे हैं, ये समस्या तब से लेके आज तक चल रही है। और जो हमास है, हमास अपने आप को अब फिलिस्तीन का प्रतिनिधि कहता है और ये कहता है कि हमें फिलिस्तीन और वेस्ट बैंक की पूरी आजादी चाहिए। मैं एक सवाल रामेश आपसे लेना चाहूंगी, क्योंकि देखिए गाजा में अनगिनत टनल हैं और ये टनल कहाँ खुलते हैं इस बात की सटीक जानकारी किसी के पास नहीं है। ऐसा भी कहा जाता है कि कई टनल ऐसे हो सकते हैं जो कि इजराइल में जाके खुले। इसका क्या लॉजिक है? क्या इजराइल गाजा को इसीलिए खाली कराना चाहता है कि अगर ऐसे कोई टनल है तो वो आने वाले समय में इजराइल के लिए घातक साबित ना हो? क्योंकि आपको याद होगा जब अफगानिस्तान में तालिबान को हटाने के लिए अमेरिका ने हवाई हमले किए थे, उस दौरान तालिबानी आतंकी जो थे उन्होंने इन्हीं टनल्स का फायदा उठाया था और इसीलिए ज्यादा चुनौती अमेरिका नहीं दे पाया था अफगानिस्तान को। जी बिल्कुल चालू, आप सही कह रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो टनल्स बनाई गई हैं, तकरीबन 500 से ज़्यादा टनल्स जो हैं वो इस वक्त फ़लस्तीन में हमास के द्वारा बनाई गई हैं, जो कि अटैक करने के पूरे मोड में हैं। जिस तरीके से इजराइल ने 24 घंटे का वक्त दिया था, अल्टीमेटम दिया था कि 24 घंटे के अंदर अंदर 20 लाख फ़लस्तीनी अपने आप को वहाँ से बाहर निकाल लें और सेफ पैसेज मिलेगा, लेकिन अभी तक सेफ पैसेज नहीं मिल पाया है। जहाँ तक आपने बात कही कि ये टनल्स कहाँ तक खुलते हैं, तो कयास ये लगाया जा रहा है, जो कि रिपोर्ट्स में सामने आया है, कि ये टनल्स जो है इजिप्ट के भी कुछ पार्ट्स में खुलती हैं और कुछ पार्ट्स में जॉर्डन के पार्ट्स में भी खुलती हैं। तो कहीं ना कहीं इसी वजह से हमास के ऊपर हवाई हमले नहीं किए जा रहे हैं और ज़मीनी तरीके से युद्ध किया जा रहा है। इसी वजह से हिजबुल्लाह ने कहा है कि अगर ज़मीनी हमला करते हैं तो वो वहाँ से रॉकेट दागने शुरू कर देंगे, और उसने दागे भी हैं। कल रात भी रॉकेट दागे गए हैं और इजराइल ने कहा भी है, इजराइल का बयान भी आया IDF की तरफ से कि जो हमास हिजबुल्लाह की तरफ से अटैक किया गया है, जैसे रॉकेट एंटी मिसाइल छोड़े गए हैं उनको तबाह भी किया गया है। और हमास हिजबुल्लाह का ये भी कहना है कि वहाँ पे उनके रडार को भी ख़त्म कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये जंग है ये विकराल रूप लेती चली जा रही है और इस युद्ध को ख़त्म करने के लिए लोगों की और कई देशों की प्रतिक्रियाएं ज़रूर आ रही हैं, लेकिन कोई स्टेप आउट नहीं कर रहा है, स्टेप इन नहीं कर रहा है कि किस तरीके से इसको रोका जाए। पुतिन भी वहाँ से बयानबाजी कर रहे हैं, वहाँ से अमेरिका भी बयानबाजी कर रहा है, वहाँ से ईरान भी बयानबाजी कर रहा है, लेकिन अब देखना ये होगा कि ये युद्ध जो है ये किस अंजाम तक पहुँचेगा। और इससे एक सवाल मैं सोरी साहब आपसे लेना चाहूंगी कि देखिए जिस तरह रामेश ने भी जिक्र किया कि बाहर से तो हर कोई सपोर्ट कर रहा है, लेकिन अंदर से सपोर्ट कौन करेगा? इस बीच खबरें ये भी आई कि इजराइल और लेबनान का जो बॉर्डर है वहां पर इंडियन सोल्जर्स को तैनात किया गया। 900 की संख्या में इंडियन सोल्जर्स जो हैं वहां पर तैनात किए गए हैं। यानी ये मान लिया जाए कि भारत सिर्फ ये कहता ही नहीं है कि वो स्टैंड लेता है, बल्कि वो जमीनी हकीकत पर दिखाता है। चारू जी, जो भारत ने वहां पर एक बटालियन को तैनात किया है वो उसने संयुक्त राष्ट्र के ऑर्डर्स पे किया है, एज UN पीस कीपिंग फोर्स किया है। वहां पे हमारी सेना की ये टुकड़ी लड़ने नहीं गई है, वहां पे संयुक्त राष्ट्र के नीचे वो पीस कीपिंग के लिए गई है। जहां तक बात है इस पूरे मसले का जो समाधान है, देखिए ना अमेरिका इसमें इंटरेस्टेड है, ना इसमें रूस इंटरेस्टेड है, ना चीन इंटरेस्टेड है कि ये इस मसले का समाधान जल्दी से जल्दी हो, क्योंकि ये मसला जितना लंबा चलता है तीनों महाशक्तियों को उसका ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि दुनिया पहले ही रूस यूक्रेन की वजह से 2 खेमों में बढ़ गई थी, अब तो और वो बढ़ गई है अलग अलग खेमों में। तो जैसे जैसे अमेरिका का पूरी दुनिया पे नियंत्रण कम हो रहा है, उसी हाथ पे रूस और चीन का खास करके नियंत्रण ज्यादा बढ़ते जा रहा है, जिसका हमने देखा कुछ समय पहले जब चीन ने ईरान और सऊदी अरेबिया की 6 साल की दुश्मनी खत्म करवा दी। तो इस जंग को, इस मसले को 3 ही महाशक्तियां सॉल्व कर सकती हैं, वो हैं रूस, अमेरिका और चीन, यदि वो चाहें। लेकिन अब तक वो ये तीनों देश चाहते नहीं है कि ये मसला जल्दी खत्म। मैं रामेश आपके पास एक और सवाल मैं आपसे एक और सवाल लेना चाहूँगी कि क्योंकि ये लगातार कहा जा रहा है इजराइल की ओर से कि आधी जगह जो है उसे खाली कर दिया जाए। ये तो 2005 तक तो क्योंकि गाजा जो है वो इजराइल के ही कब्जे में था, हालांकि 2005 से 2023 के बीच वो फिलिस्तीनियों के पास रहा, लेकिन आधा इलाका ही क्यों खाली कराना चाहता है इजराइल?
देखिए आधा इलाका, जैसे कि सोडी साहब पहले बता रहे थे कि उन्होंने इसका हिस्ट्री बताई है, तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से जहर का बीज पहले से ही बोया गया था, उसकी आज बू आने लगी है, आज बगावत की बू आने लगी है। इसकी साफ वजह यह है क्योंकि गाज़ा पट्टी को पहले ही इन्होंने एक्वायर कर लिया था, 16-16, 20-20 फीट की दीवारें उसके बॉर्डर्स पे लगा दी गई थी। इसी वजह से वहाँ के लोगों को हॉस्टेज बनाया गया, और यही वजह रही क्योंकि गाज़ा जो है अपने आप में बहुत एक इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन रही है, क्योंकि उसके एक तरफ तो सी है, दूसरी तरफ इसराइल है। तो इसराइल चाहता है कि अगर गाज़ा पे अटैक किया जाए या गाज़ा को अपने हिस्से में ले लिया जाए तो कहीं ना कहीं उसके इकोनॉमिक कॉरिडोर्स भी खुलेंगे। कि जिस तरीके से पहले फ्रांस ने अटैक किया था स्विस कैनल पे, तो इसराइल, क्योंकि इसराइल को यूएन ने कहा था जब इन्होंने अटैक किया था कि स्विस कैनल जो है वो इजिप्ट के कब्जे में रहेगा, तो अब वो अपना इकोनॉमिक कॉरिडोर खोलने के फिराक में गाज़ा पट्टी को अपना एक्वायर करना चाहता है, ताकि वहाँ से उसकी जो व्यापारिक गतिविधियाँ हैं वो भी एक तरीके से जो है वो परवान चढ़ सके। तो यही वजह है कि इसराइल जो है वो फ़लस्तीन को एक्वायर करना चाहता है, वेस्ट बैंक से भी और गाज़ा पट्टी से भी। चलिए, शुक्रिया रामेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। सोडी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। तो इजराइल और हमास के बीच जंग लगातार जारी है। अब ये जंग कब तक चलती है और इससे क्या नुकसान होता है, ये लगातार अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।